एसिड बनाते हैं। इसको आप ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं और सभी को पता होगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है साइकिल होता है वो कौन से दूसरे मेजर मेटाबॉलिक पाथवे के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्रो। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपने कॉलेज में किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड होने वाले हैं, यानी जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं वो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है किसी भी सब्जेक्ट का वो होता है उसका स्कोप और उसका जो कोर है वो समझना। सेम एज बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी जो सेल्यूलर बायोकेमिस्ट्री है, यानी व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसके हम लोग क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, ताकि अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है अपनी तैयारी के लिए, कोई भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ मेक श्योर कि आप लोग फार्मेसी इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pharmacyindia.co.in, इस पर भी आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, क्विजेस के लिए, जो भी जॉब अपडेट्स आती हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग इंस्पेक्टर के लिए या फिर जो आपके फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, जी पैट के लिए, हर एक के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। सिर्फ गूगल पर सर्च कर लेना www.pharmacyindia.co.in और वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। एंड इसी के साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया प्रो के जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया गया है, जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सभी की लिंक आपको प्रोवाइड कराई गई है। ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि हर एक जो भी अपडेट्स आती है या कोई नोटिफिकेशंस आते हैं आपके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, तो आपको सब कुछ यहीं पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। प्लस जो भी पीडीएफ्स वगैरह होते हैं क्लासेस के, वो भी आपको यहीं पर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्लियर? तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर जाकर इनको ज्वाइन कर लेना। चलिए, तो अब बढ़ जाते हैं आगे। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर बतानी है वो ये है, फार्मेसी इंडिया के जो दूसरे आप कह सकते हैं यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको भी आप लोग रेगुलरली विजिट कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। जैसे अगर आप सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बी फार्मा हो, बी फार्मा में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी सेमेस्टर में हो, तो उसके लिए फार्मेसी इंडिया प्लस पर आप रेगुलरली देख सकते हैं। वहाँ पर हर एक सेमेस्टर के लिए क्लासेस चलाई जाती हैं, रिकॉर्डिंग्स डाली जाती हैं, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फार्मेसी इंडिया का जो मेन चैनल है वहाँ पर भी आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सवाल दिया गया है, द ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। सवाल पूछा है कि जो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है वो प्लांट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, सेल के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम। आप सभी लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप ग्लूकोज को तोड़कर पायरुविक एसिड बनाते हैं, इसको आप ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और सभी को पता होगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा। प्लांट में, एनिमल में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस होता ही होता है। ठीक है, तो जो एंजाइम्स है वो भी वहीं पर ही प्रेजेंट होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज साइटोप्लाज्म। मैं और भी चीज़ें आपको बता देती हूँ उसके बारे में कि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, यहीं पर ही पूरी रिएक्शन कंप्लीटली होती है। एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। आप किसी की भी बात कर लो, अगर वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा। ठीक है, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एनिमल्स, प्लांट, व्हाटएवर, सबके अंदर ग्लाइकोलाइसिस
होता ही होता है, ठीक है। चलिए, ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर दिस 10 स्टेप प्रोसेस आर लोकेटेड इन द साइटोसॉल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ग्लाइकोलाइसिस है वो आपके ऐसी जगह भी हो सकती है या ऐसी सेल के अंदर भी हो सकती है जिसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, व्हाटएवर, वो उसके अंदर भी हो सके, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिट्रिक एसिड साइकिल इज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सभी लोगों ने क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए साइकिल, सब इसी के ही नाम है, आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। चाहे आप इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कह के बुलाइए, ठीक है, चाहे आप इसको क्रेब साइकिल कह के बुलाइए, चाहे आप इसको TCA साइकिल कह के बुलाइए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी साइकिल है, आपसे पूछा गया है ये किसके फाइनल ऑक्सीडेटिव पाथवे का मेटाबॉलिक पाथवे होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या फिर ऑल ऑफ दीज। देखो, TCA साइकिल एक कंबाइंड मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। अब चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे प्रोटीन्स की बात करें, चाहे लिपिड की बात करें, हर एक न्यूट्रिएंट या फिर ये जो आपके मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सभी के लास्ट में जो साइकिल होती है दैट इज TCA साइकिल। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, है ना। TCA साइकिल से हम क्या क्या बनाते हैं, एक तो CO2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेस्ट है लेकिन बनता है TCA साइकिल से, एंड NADP। ये मेन चीजें हम यहाँ से बनाते हैं। बेसिकली इनडायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन करते हैं, इनडायरेक्ट ATP, क्लियर। ये इसका मेन मकसद होता है, ओके। तो ये साइकिल होती कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लियर। सिट्रिक एसिड साइकिल फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही बेसिक हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, तो इसीलिए क्वेश्चंस भी आपको लगेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, in the mitochondria the urea cycle is integrated with which other metabolic pathway। अब पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो यूरिया साइकिल होता है वो कौन से दूसरे मेजर मेटाबॉलिक पाथवे के साथ, ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है के साथ इंटीग्रेटेड तरीके से होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड या फिर TCA साइकिल। देखो, इन्होंने सेल ऑर्गेनेलीज भी आपको दी है विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर मैं इन सभी की बात करूं, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होने वाली रिएक्शंस है, लेकिन अगर यूरिया साइकिल की बात करें तो जो हमारे पास ये TCA साइकिल होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेब साइकिल, या फिर इसको अभी अभी मैंने जो सारी की सारी कहानी आपको सुनाई है इसी की ही बताई है TCA साइकिल की, तो इसके इंटीग्रेटेडली आप कह सकते हैं कि जो यूरिया साइकिल है वो होगा। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। इजी है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि देखो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं यूरिया साइकिल में जो एज इंटरमीडिएट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूमरिक एसिड, ठीक है। और फ्यूमरिक एसिड आप TCA साइकिल भी सुनते हैं, TCA साइकिल के अंदर भी आपको दिखाई देता है फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरेट, ठीक है। तो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, याद रखना। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन विच सेल्यूलर ऑर्गेनेली। व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप फैटी एसिड से, कोई भी फैटी एसिड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पामिटिक एसिड ही ले लीजिए, पामिटिक एसिड, इसको ऑक्सीडाइज करके एसिटिल को एंजाइम ए में जब हम कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड विच इज प्राइमरीली अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखो होता क्या है, 3 मेजर स्टेप्स है ना। पहले जो ये पामिटिक एसिड होता है ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर इसका बीटा ऑक्सीडेशन करना है तो उसको उठा के हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर जाते हैं, क्लियर। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हेल्प भी करती हैं, जैसे कि कार्निटीन
है ना। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्चुअल बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। 3 मेजर स्टेप्स है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म से उसको उठाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ असाइल कोएंजाइम ए, फिर उसको लेकर जाया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में विद द हेल्प ऑफ कार्निटीन, एंड देन वहाँ पर एक्चुअल बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये पूरा लिखा भी हुआ है, जो मैंने अभी आपको छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर चीज़ें बताई हैं वो सब कुछ लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच mammalian cell does not have an aerobic pathway for glucose metabolism because it lacks a key organelle। अब सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा एक मैमल्स के अंदर पाया जाने वाला सेल है जो कि जिसके अंदर जो एरोबिक पाथवे है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए वो नहीं होता है। एरोबिक पाथवे का मतलब है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। ठीक है, वो नहीं होगा क्योंकि वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती है। आपके ऑप्शन है नर्व सेल, स्पर्म सेल, ओवम या फिर रेड ब्लड सेल। इट शुड बी रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, रेड ब्लड सेल, ब्लड सेल। ठीक है, तो अब तक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि यही आंसर होने वाला है, क्योंकि रेड ब्लड सेल एक ऐसी सेल ऑर्गेनली होती है जिसके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, ये न्यूक्लियस लेस सेल ऑर्गेनली है ना। अब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो बहुत ही की ऑर्गेनली है, या मैं कहूँ कि मेन ऑर्गेनली यही है हमारे पास। क्लियर, तो आंसर इज ऑप्शन डी विच इज रेड ब्लड सेल। मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसीलिए आंसर होगा इसका रेड ब्लड सेल, है ना। इसके अलावा इसमें कोई भी एरोबिक पाथवे नहीं होता है। ऑक्सीजन जिस भी पाथवे में रिलेटेड होगा या इन्वॉल्व होगा वो रिएक्शंस इसके अंदर नहीं होंगी। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर ए न्यूक्लिएटेड चीज़ें होती हैं, यानी न्यूक्लियस वहाँ पर एब्सेंट होगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, द कैटाबॉलिज्म ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ प्राइमरी फंक्शन कैरीड आउट बाय। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म मीन्स टूटना। अब H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड दो चीज़ों में टूटेगा बेसिकली। एक पूरी रिएक्शन है ये, H2O प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ये टूटता है। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है। देखो इसके लिए मैं एक एंजाइम बताती हूँ, कैटालेज। ठीक है, कैटालेज, ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है कैटालेज की हेल्प से आप इसको कैटालाइज करते हैं। ये एंजाइम यहाँ पर यूज होगा एंड इट अकर्स इन मेनली पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो ये जैसे लाइजोसोम होता है ना वैसे ही पेरोक्सिसोम है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका बेसिकली पूरा डिटॉक्सिफिकेशन पेरोक्सिसोम के अंदर ही होगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी पेरोक्सिसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which component of the mitochondrial respiratory chain reacts directly with molecular oxygen। अब जो आपने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाया है, ठीक है, तो सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन का कंपोनेंट है जो उस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करे या फिर रिएक्ट करे। ठीक है, आपके ऑप्शंस है कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A एंड A3, साइटोक्रोम C1। तो आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम AA3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये डायरेक्टली रिएक्ट करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाया जाता है। देखो मान लीजिए मेरे पास ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो इंटरनल सरफेस होती है अंदर वाली, जो कि थोड़ी फोल्ड्स में प्रेजेंट होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसी के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, उसी में ही है साइटोक्रोम A3। तो ये रिएक्ट करता है उस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी यहाँ पर ऑक्सीजन ही होता है, जिसकी हेल्प से आप अल्टीमेटली वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ लिखा भी हुआ है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि बेसिकली पानी बनाने के लिए इस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो तो आंसर हो जाएगा इसका जो साइटोक्रोम AA3 है, याद रखिएगा
चलिए, वॉन गग डिसीज, अ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज इज कॉज्ड बाय अ डिफेक्ट इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एन एंजाइम लोकेटेड इन। ये है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज टाइप 1। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी से होता है। आपसे पूछा गया है कि ये जो एंजाइम है ये प्रेजेंट कहाँ है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, लाइसोसोम में, साइटोप्लाज्म में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो देखो, ये जो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि एक की रेगुलेटरी एंजाइम भी होता है ग्लूकोन्यूजेनेसिस का। ठीक है, तो अगर ये एंजाइम एब्सेंट हो जाए तो वो वॉन गग डिसीज कॉज कर देता है, जिसके अंदर बेसिकली आपके मसल्स और लिवर ये डायरेक्टली अफेक्ट होंगे, जहां पर ग्लाइकोजन जाकर स्टोर होता है। ठीक है, अब ये सारे के सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज द एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्री ग्लूकोज। समझ आया? तो इसका एंजाइम का यूज हम करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, विच इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, इसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फाइनल ग्लूकोज बनाया जाता है, एंड देन ये ग्लूकोज जो है ये आपके ब्लड के अंदर भेज दिया जाएगा। क्लियर? इसके लिए ये एंजाइम यूज होता है। तो अगर मान लीजिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंट है तो आप इसको उसमें कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर? एंड इट इज मेनली प्रेजेंट इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है इतना? मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं, बहुत ही बेसिक चैप्टर है ये। द मार्कर एंजाइम फॉर द गोल्जी अपैरेटस इज। मार्कर एंजाइम कौन सा है गोल्जी अपैरेटस का? डीएनए पॉलीमरेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज या फिर एल्केलाइन फॉस्फेटेज। आंसर हो जाएगा मार्कर एंजाइम जो होता है गोल्जी अपैरेटस में, दैट इज गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। ईजी है। देखो, सारी सेल ऑर्गेनलीज के प्राइमरी एंजाइम्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि कौन सी सेल ऑर्गेनली का की रेगुलेटरी एंजाइम या फिर सिलेक्टिव मार्कर कौन सा है। ठीक है, तो ये एक बात पढ़ लीजिएगा, और यहाँ लिखे भी हुए हैं। गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोल्जी अपैरेटस के अंदर गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज है, माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एल्केलाइन फॉस्फेट, 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज, ये सारे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्क्राइबिंग द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन अ सेल। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच इज अ वेरी फेमस लाइन। ठीक है, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये चीज़ आपने काफ़ी बार देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी। जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आप आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए से वापस डीएनए भी बनता है, विच इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए जो सेंट्रल डोगमा है, वेरी फेमस। क्लियर? तो आंसर जो हो जाएगा इसका, दैट विल बी डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। क्लियर? तो याद रखिएगा, डीएनए से डीएनए को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, एंड फिर बोला जाता है ट्रांसलेशन। During DNA replication, which enzyme is responsible for unwinding the DNA double helix? देखो, जब हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करना होता है तो उसके लिए एक सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए की जो दोनों सेगमेंट्स हैं उसको सेपरेट करना, इस तरीके से, ताकि रेप्लिकेशन फॉर्क बनकर तैयार हो। जब तक ये नहीं बनेगा आप रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो इसके दोनों ये जो स्ट्रैंड्स हैं, इनको अलग करने का काम किसका होता है? बस यही आपसे पूछा है। यहाँ पर होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस स्पेसेस। उसी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम होता है हेलिकेज का। ठीक है, इसको याद करना बहुत इजी है। H से बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड H से ही बनता है डीएनए हेलिकेज। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। इसके अलावा जो दूसरे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज एंड आरएनए पॉलीमरेज, ये भी सुन लीजिए। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट करता है। ठीक है, डीएनए लाइगेज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा, और आरएनए पॉलीमरेज जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो उसमें हेल्प करता है, आरएनए के फॉर्मेशन में। ठीक है, द आरएनए मॉलिक्यूल दैट सर्व्स एज द टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज।
अब पूछा है कि एक आरएनए टेम्पलेट बताइए जिसकी हेल्प से आप प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर इज mRNA। सिंपल है, यही है आपका वो टेम्पलेट आरएनए, इसको आप कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप प्रोटीन्स बनाते हैं। बेसिकली एक चीज़ याद रखिएगा कि रेप्लिकेशन के बाद जब आप ट्रांसक्रिप्शन पे आते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से भी आप mRNA ही बना रहे हो। ठीक है, और जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तब भी आप mRNA से ही प्रोटीन बनाते हो। तो ये हर जगह mRNA का नाम ही आपको सुनने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो tRNA rRNA है ये तो खाली हेल्प करते हैं। क्लियर, जैसे एक फैक्ट्री है वहाँ पर लेबर की तरह काम करेगा, दूसरा मशीन की तरह काम करेगा, एंड जो रॉ मटेरियल है विच इज़ एक्चुअली कन्वर्टिंग इनटू प्रोटीन, दैट इज mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो प्राइमरी एंजाइम इज प्राइमरी आरएनए इज मैसेंजर आरएनए। ओके, in protein synthesis, the formation of peptide bond is catalyzed by peptidyl transferase, which is a component of the nucleus, RNA, tRNA, ribosome या फिर mRNA। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन्स बनाते हैं अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ के। ऐसे मान लो ये मेरे पास अमीनो एसिड है, ये आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये है पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, और यहां पर जो एंजाइम यूज होगा दैट विल बी पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। क्लियर, तो ये पूछा गया है कि ये जो पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज है ये कौन सी सेल ऑर्गेनेली का प्राइमरी कंपोनेंट है। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर तो ये प्रोसेस होता नहीं है ट्रांसलेशन, बाकी mRNA का भी कंपोनेंट नहीं हो सकता है। दिस इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, बिकॉज राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहां जहां राइबोसोम होगा वहां वहां प्रोटीन बनेगा। रीजन है एंजाइम पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है बिटवीन अमीनो एसिड। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर द सेल्युलर मशीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया। इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस व्हाट इज द रोल ऑफ tRNA। देखो tRNA, mRNA और rRNA तीनों ही मेजरली इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अगर एक भी एब्सेंट होगा तो प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, लेकिन सवाल ये पूछा है कि जो tRNA है ये करता क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। क्लियर, चलो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। इट रिकग्नाइज इट्स ओन कोडॉन बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द mRNA टेम्पलेट। इट इज एडेड in its proper place to a growing peptide chain through an abductor function. It is first attached to an anticodon specific for the amino acid, या फिर it contains the genetic code for the protein। इसका एक मैं छोटा सा आपको, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ ताकि आपको tRNA, mRNA और rRNA तीनों के फंक्शंस याद रहें। ध्यान रखना, मान लीजिए कि एक पूरी फैक्ट्री है, ठीक है, और उसके अंदर आपको प्रोटीन्स बनाने हैं। अब किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर आपको कुछ भी बनाना है तो उसके लिए तीन बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला मशीन, दूसरा लेबर और तीसरा रॉ मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर जो मशीन की तरह काम करता है वो होता है tRNA। जो रॉ मटेरियल है जिसकी हेल्प से आप प्रोटीन्स एक्चुअली बना रहे हैं वो mRNA है, और जो लेबर है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है प्रोटीन में दैट इज rRNA। ठीक है, समझ आया? तो अब ध्यान से देखना कि क्या होता है। इट रिकग्नाइजेज इट्स ओन कोडॉन बाय, देखो अब मेरे हिसाब से आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो जो tRNA होता है इसका प्राइमरी फंक्शन है कि ये प्रॉपर प्लेस पे लगाया जाता है टू अ ग्रोइंग पेप्टाइड चेन थ्रू एन एडेप्टर फंक्शन, ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके, प्रोटीन का फॉर्मेशन नॉर्मली बन सके। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर इज ऑप्शन बी। समझे? तो याद रखिएगा कि कौन फैक्ट्री है, कौन लेबर है और कौन मशीन है, याद रखना। ये अगर याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि tRNA, mRNA और rRNA तीनों का फंक्शन है क्या। आगे बढ़ते हैं। द सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स एक्सक्लूसिवली इन द लिवर इन्वॉल्विंग विच टू सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स। अब अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यूरिया साइकिल जो कि सिर्फ और सिर्फ लिवर में ही होता है, लिवर के अलावा कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर यूरिया साइकिल होगा। होता क्या है यूरिया साइकिल में? देखो, यूरिया साइकिल के अंदर आप एक्सेस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, एंड फिर इस यूरिया को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है।
ठीक है, ये होती है यूरिया साइकिल, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिवर में ही होती है, इसके अलावा और कहीं पर ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है, एक्सेस अमोनिया अगर तुम्हारी बॉडी में इकट्ठा हो तो ये टॉक्सिक हो जाता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस टॉक्सिक चीज़ को बॉडी से बाहर फेंक दी जाए। इसीलिए हम यूरिया, इसको पहले यूरिया में कन्वर्ट करेंगे और फिर यूरिया को बॉडी से बाहर ईजिली रिमूव कर देंगे, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली दैट विल बी माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं पूरी यूरिया साइकिल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगेन इजी क्वेश्चन पूछा है कि कोलेस्ट्रॉल इनमें से कौन सी ऑर्गन में नहीं होता है, कौन से बॉडी पार्ट में नहीं होता है, इंटेस्टाइन, आरबीसी, लिवर या फिर किडनी। तो देखो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, हमने अभी तक यही समझा है, यही पढ़ा है कि भाई कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन अगर लिमिट से बाहर वो चीज़ आ रही है तुम्हारी बॉडी में तब ये खतरनाक है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल देखो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में सारे स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स, ठीक है, स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स प्लस बाइल एसिड प्लस जो विटामिन डी है, इन सभी का फॉर्मेशन आप इसी से ही करते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। तो अगर कोलेस्ट्रॉल तुम्हारी बॉडी में नहीं होगा तो फिर ये सारी चीज़ें भी नहीं बनेंगी। और कोलेस्ट्रॉल आरबीसी में नहीं बनता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस एक पूरी मेजर रिएक्शन है, बहुत बड़ी रिएक्शन है, जो कि बेसिकली उसी सेल के अंदर होगी या उसी पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं कि ऑर्गन में या बॉडी के पार्ट में होता है, जहाँ पर बेसिकली जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि आरबीसी के अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती है जो कि चाहिए होंगी कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के लिए, इसीलिए यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। ठीक है, चलो, द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सवाल पूछा है कि जो मेजर डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म में, वो कौन से पार्ट या प्रोसेस के अंदर प्रेजेंट होता है, इनिशिएशन में, इलोंगेशन में या फिर टर्मिनेशन में, या किसी में नहीं। तो देखो जो सबसे मेजर प्रोसेस है प्रोटीन बायोसिंथेसिस का वो इनिशिएशन में ही होगा। यूकैरियोट्स में अलग होता है, प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, हम यूकैरियोट्स है। होता क्या है देखो, यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली नहीं चलाया जा सकता है ट्रांसक्रिप्शन के साथ, बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइमल्टेनियसली उसके अंदर चल सकते हैं। ठीक है, तो वाइल इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन आर ब्रॉडली सिमिलर, इनिशिएशन इज मार्क डिफरेंट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 70s और 80s वाला पूरा डिफरेंस है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन डीएनए रेप्लिकेशन द न्यूली एडेड न्यूक्लियोटाइड इज जॉइंड टू ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड बाय विच एंजाइम। शायद थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि जब आप डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, हेलिकेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, प्राइमेज है, इसके अलावा जो डीएनए लाइगेज है वो यूज़ होता है, टोपोआइसोमरेज यूज़ होता है, एसएसबीपीज यूज़ होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यूज़ होती है। स्पेसिफिकली यहाँ पूछा गया है कि जब आप ग्रोइंग डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं, ठीक है, तभी तो डीएनए का मॉलिक्यूल बनकर तैयार होगा। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पॉलीमरेज लाइगेज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विच इज ऑल्सो नोन एज, पता होगा, सीजर्स, मॉलिक्यूलर सीजर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये तो सीजर है, ये तो तोड़ रहा है, ट्रांसक्रिप्टेज होगा नहीं, रेप्लिकेशन उल्टा होता है इसके अंदर, लाइगेज होकर जाके फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा। तो ऑब्वियसली एक आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये भी याद रखना। ठीक है, समझे, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सेप्ट। अब सवाल आपसे पूछा गया है कि सारी स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिगार्डिंग एकदम सही है, लेकिन एक गलत है, वो कौन सी, इट इज लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल, अच्छा। इट इज इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस, बिल्कुल सही। साइनाइड डज नॉट इनहिबिट इलेक्ट्रॉन फ्लो, ओके, तो दिख गया होगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, क्योंकि साइनाइड पॉइजनिंग एक ऐसा
पॉइजन है या फिर एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी हेल्प से आप पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को टर्मिनेट करने की प्रॉपर्टी रख सकते हो। ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग से पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो आप टर्मिनेट कर सकते हो, रोक सकते हो। क्लियर? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत लिखा हुआ कि साइनाइड बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन फ्लो इनहिबिट नहीं करता है, ये गलत है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ होगा। साइनाइड एक पोटेंट पॉइजन है क्योंकि ये इरिवर्सिबली बाइंड करता है आयरन के साथ इन साइटोक्रोम AA3 विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4, जिसकी वजह से जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का पूरा प्रोसीजर होता है वो ये टर्मिनेट करवा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ DNA इज कनेक्टेड बाय। अब पूछा है कि जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है ये पूरी, ये किससे जुड़ी हुई होती है? ये शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनती है। ठीक है, और ये आपस में जुड़ती है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसके अलावा और भी ऑप्शंस देख लीजिए। पेप्टाइड बॉन्ड तो अमीनो एसिड्स के बीच में होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होगा वो शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होगा। ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये सही आंसर। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस होता है बेस पेयरिंग में। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस क्लास। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही सारे के सारे वो क्वेश्चंस थे जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जो कि सेल्यूलर बायोकेमिस्ट्री है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जिसके आने के चांसेस हैं और जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से हर एक टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरे बायोकेमिस्ट्री में। क्लियर? तो मिलते हैं अगले सेशन में और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्रो। थैंक यू।